हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। तो पिछली क्लास में हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ लिए थे। स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल और स्ट्रेन यानी कि विकृति। प्रतिबल और विकृति। प्रतिबल और विकृति के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक बार फिर से आपका रिवीजन करवा देंगे यहाँ पे हम 2 मिनट में फटाफट। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो प्रतिबल एवं विकृति में संबंध। प्रतिबल को हमने अलग से पढ़ लिया, विकृति को हमने अलग से पढ़ लिया। अब इन दोनों को ये जानेंगे कि इनमें आपस में संबंध क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ प्रतिबल विकृति, प्रतिबल विकृति आरेख किसके लिए? मृदु इस्पात के लिए। मृदु इस्पात के लिए ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो लास्ट टॉपिक देखेंगे वो क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिसको क्या बोलते हैं? चरम सामर्थ्य। चरम सामर्थ्य। इसके बाद ये 3 टॉपिक करने के बाद आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कौन सा? बल, जिसमें हम लोगों ने बल के बारे में पढ़ा था। बल के जो नेचर होते हैं, टेंसाइल होता है, कंप्रेसिव होता है, शियर होता है। उसके साथ साथ हमने प्रतिबल और विकृति के बारे में पढ़ा था। और आज ये 3 टॉपिक करने के बाद ये बल वाला जो चैप्टर है वो आपका कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिबल के बारे में हमने आपको बताया था कि प्रतिबल यानी कि आप इसको अगर विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो इसमें प्रतिबल यानी कि किसी बॉडी में, किसी मटेरियल में हम क्या करते हैं, जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अगेंस्ट उस बल के विपरीत दिशा में क्या करती है वो बॉडी? रोकने की कोशिश करती है अपने डिफॉर्मेशन को। यानी कि जैसे मान के चलिए आपकी गेंद जब होती है, जब आप गेंद को हाथ से दबाते हैं, उसको पुश करते हैं, उसमें आप कंप्रेस करते हैं, तो क्या होता है? गेंद जल्दी से नहीं पिचकती है। यानी कि गेंद भी आपको बाहर की ओर क्या करती है? बल लगाती है, जिससे कि वो रेजिस्ट करती है अपने दाबे जाने का, अपने पुश करने का। उसी प्रकार से जैसे ही मान चलिए कोई विंड है, इसको हम यहाँ से कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसको हम दबाते हैं, तो कुछ टाइम तक क्या होती है कि ये पिंड दबेगा नहीं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास ईंट का टुकड़ा है, जो ईंट से हम लोग घर बनाते हैं, उस ईंट के टुकड़े को जब हम लोग दबाते हैं तो वो नहीं दबती है, क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रेस होता है, जो जनरेट होता है, वो स्ट्रेस बहुत ही अच्छा होता है। वहीं पे जो आपको गेंद होती है वो गेंद दब जाती है। इसका मतलब उस गेंद का जो स्ट्रेस है, प्रतिबल है, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ईंट के। और उसकी परिभाषा के बारे में हमने आपको बताया था। प्रतिबल के बारे में आपको बताया था कौन कौन सी प्रतिबल होती है। टेंसाइल होती है, कंप्रेसिव होती है, शियर होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसके प्रतिबल के मात्रक के बारे में हमको बताया था कि गीगा पास्कल, मेगा पास्कल या पास्कल, ये इसकी यूनिट होती है। उसके साथ साथ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति mm स्क्वायर या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सारी यूनिट किसकी होती हैं? स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल की होती है। अब बात आती है विकृति की। जैसे ही हमने आपको ईंट का उदाहरण दे के बताया कि जो ईंट होता है उसमें आप जब बल लगाते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं या उसको क्या करते हैं, इलांगेट करने की, बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो ईंट क्या होता है, जल्दी से वो नहीं दबता है और ना ही वो खींचता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर स्ट्रेस काफ़ी अच्छा जनरेट हो रहा है, काफ़ी अच्छा प्रतिबल वो पैदा कर ले रहा है अपने अंदर। वहीं पे अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर मान के चलिए ईंट ही है, ईंट को हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बल लगा कर खींचते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेन हो जाएगा, यानी कि वो परिवर्तित हो जाएगा, टूट जाएगा टुकड़ों टुकड़ों में। वहीं पे अगर माइल्ड स्टील है, मृदु इस्पात है, कोई डक्टाइल मटेरियल यानी कि तन्य कोई पदार्थ है, तो वो क्या हो जाएगी,
जैसे गेंद है आपकी, तो गेंद को जब आप यहाँ पे दबाएंगे बहुत तेजी से, तो एक अवस्था तक क्या रहेगा, ये तो रोकने की कोशिश करेगी गेंद, गेंद आपकी दबेगी नहीं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये गेंद क्या रहेगी, आपकी दब जाएगी, यानी कि गेंद पिचक के कुछ ऐसी हो जाएगी। तो उसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते थे, विकृति बोलते थे। यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई, यही हम लोगों ने बताया था स्ट्रेन के बारे में। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि चेंज इन लंबाई यानी कि डेल्टा एल बटा यल, तो ये क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर से मीटर कट गया, तो स्ट्रेन की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। इसलिए स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ऐसे आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी, तो उसके बारे में जो है आप पिछली क्लास देख सकते हैं, या जो लोग पिछली क्लास देख चुके हैं तो आज जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वो प्रतिबल एवं विकृति में संबंध देखने वाले हैं। उसके बाद जो हमने आपके लिए बगल में ग्राफ बनाया है इसको समझेंगे। तो देखिए, प्रतिबल और विकृति आप लोगों ने अलग अलग पढ़ लिया है, तो प्रतिबल और विकृति के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रतिबल की जब भी बात की जाएगी तो जैसे किसी मटेरियल को आप पुश कर रहे हैं या उसको खींच रहे हैं, यानी कि इलांगेट कर रहे हैं, यानी कि कंप्रेस कर रहे हैं, या फिर उसको क्या कर रहे हैं, टेंसाइल नेचर का उसमें फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि तनन बल चाहे आप उस पर लगाइए चाहे संपीड़न बल लगाइए, तो वो बॉडी जो है वो डिफार्म नहीं कर रही है, उतने पे ही रुकी है। तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि उसके अंदर क्या है, एक बल काम कर रहा है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे अगर विकृति की बात की जाएगी तो विकृति का मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है हमारी बल लगाते ही, चाहे वो कंप्रेसिव बल हो यानी कि संपीड़न बल हो, चाहे वो तनन बल हो, किसी भी प्रकार का बल लगाने से क्या होती है, वो स्ट्रेन हो जा रहा है उसमें, यानी कि विकृति उत्पन्न हो जा रही है, उसमें परिवर्तन हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाता था, विकृति हो जाता था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रतिबल एवं विकृति में संबंध। तो जब भी प्रतिबल एवं विकृति के संबंध के बारे में बात की जाएगी तो हुक का नियम का जो है बात किया ही जाएगा। यानी कि हुक जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया, उन्होंने क्या बताया, प्रकृति एवं प्रतिबल एवं विकृति के बीच में संबंध बताया। तो प्रतिबल को हमने आपको क्या बताया था, जब भी कहीं स्ट्रेस हम बोलेंगे इंग्लिश में, आप लोग इंग्लिश को भी ध्यान देते रहिएगा, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या बताया, संबंध बताया। अब स्ट्रेस को हमने कल किससे डिनोट किया था, सिग्मा से, यानी कि प्रतिबल। वहीं पे हमने विकृति किसके बताया था, एप्सिलॉन से, यानी कि विकृति। तो अब जो है इस सिग्मा और इस विकृति में क्या करना है, हमको संबंध स्थापित करना है। तो हुक ने जो नियम दिया वो ये दिया था कि स्ट्रेस क्या होता है, समानुपाती होता है स्ट्रेन के, यानी कि विकृति के। कहाँ तक, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक, यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक। इसकी हम जो है हिंदी अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए हैं, बट आप लोग इसको ऐसे समझेंगे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट। कहीं कहीं जो है आपको इलास्टिक लिमिट मिल जाएगा, कहीं कहीं प्रोपोर्शनल लिमिट मिल जाएगा, जो अभी हम लोग आरेख के माध्यम से समझेंगे कि जो एक्चुअल आंसर होगा रियल में वो क्या होगा, ठीक है। तो कोई कोई बुक में आपको प्रोपोर्शनल लिमिट मिल जाएगा, कोई कोई बुक में जो है आपको इलास्टिक लिमिट मिल जाएगा। ये दोनों रीजन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे तो इसके बारे में समझेंगे। तो यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिमिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, या इसको कहीं कहीं प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोला जाता है। इसको आगे हम लोग अभी देखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग जो है मेडिजी की बुक में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनल लिमिट तक मिलेगा। वहीं पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आर एस खुरमी जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, वो भी मैकेनिकल की, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे इलास्टिक लिमिट तक बताया गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कहाँ पर जो है क्या चीज़ें हैं, तो आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इनके अनुसार ये बताया गया। अब इस थ्योरी को जो है, इसको हम लोग जो है इन पदों के रूप में लिखें तो क्या बताया गया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये कहा इन्होंने। यानी कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपातिक होता है। यानी कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, जैसे जैसे स्ट्रेस घटेगा वैसे वैसे स्ट्रेन घटेगा। कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट तक आगे बात करेंगे। लेकिन उसके आगे जो है ये चीज़ें वैलिड नहीं होती हैं। तो आपसे जब भी कभी प्रश्न पूछा जाए कि हुक का नियम जो है वो कहाँ तक वैलिड होता है, तो आप कहाँ तक मारेंगे उसको, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ठीक है, या इलास्टिक लिमिट, जिस हिसाब से आपके पास जो है वो ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस स्ट्रेन, उसके बाद जो है स्ट्रेस बराबर एक हमारा जो है नियतांक आया ई और एप्साइलन। तो ये ई क्या होता है, ये होता है प्रत्यास्थता की यंग मॉडुलस। अब प्रश्न यह उठता है कि ये क्या वाला आ गई, प्रत्यास्था की यंग मॉडुलस, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये चीज़ें आ गई। तो अब जो है प्रश्न ये उठता है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, यानी कि प्रत्यास्था की यंग मॉडुलस क्या होती है। तो सबसे पहले ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, इस बार भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की जो है काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं। तो प्रत्यास्था की यंग मॉडुलस जो होती है वो क्या होती है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो यहीं से आप देख सकते हैं कि ये क्या होगा। अगर ये ई बराबर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, उधर गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेस अपान स्ट्रेन बराबर ई, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिबल एवं विकृति का अनुपात क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसके मात्रक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका मात्रक वही होता है जो स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल का होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति mm स्क्वायर या मेगा पास्कल, एम्पिए या गीगा पास्कल। जैसे जैसे बड़ी यूनिट में हम लोग चलते चले जाएंगे तो इसकी कोई भी यूनिट हो सकती है जो स्ट्रेस की यूनिट रहेगी। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में संबंध है, यानी कि प्रतिबल और विकृति में संबंध है, वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, तो वो हुक के नियम के द्वारा बताया गया। हुक का नियम ये कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। उसके बाद उसी पदों को हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये चिन्ह होता है, उसके बाद एप्सिलॉन ये स्ट्रेन का चिन्ह होता है। उसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम लोग चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक रखेंगे,
क्या है ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यानी कि प्रत्यास्था की यंग मॉडुलस होती है। इसके बारे में हमने आपको बताया कि प्रत्यास्था की यंग मॉडुलस कभी आपसे पूछे, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आपको क्या बोलेंगे, इसको आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बोलेंगे। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या मेगा पास्कल, या गीगा पास्कल। इतनी चीज़ें समझने के बाद अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व होता है, यानी कि जो इसका ग्राफ होता है किस मटेरियल के लिए, जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है माइल्ड स्टील यानी कि मृदु इस्पात के लिए। तो उसको हम लोग समझते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो इसी ग्राफ से कवर हो जाएगा, वो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी कि चरम सामर्थ्य। तो इसका जो ग्राफ है आप लोग वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं क्योंकि जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो लोग वीडियो स्किप करते हैं। तो ये समाधान नहीं है समस्या का। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आप उसको छोड़ के भागेंगे, ये वही बात हो जाती है जो लोग युद्ध के मैदान से डर करके आगे वाली सेना को देखकर भाग जाते हैं, ना तो उन्हें विजय प्राप्त होती है न आगे वो कुछ कर पाते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, यानी कि प्रतिबल एवं विकृति आरेख मृदु इस्पात के लिए। मृदु इस्पात के लिए ऐसा क्यों दिया गया आपको मृदु इस्पात के लिए, थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पे कास्ट आयरन भी दे सकता था, रबर भी दे सकता था, ग्लास भी दे सकता था, कई सारे मटेरियल हैं जो आपको दे सकता था सिलेबस में, लेकिन उसमें मृदु इस्पात को ही क्यों चुना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मृदु इस्पात होता है इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है माइल्ड स्टील में वो कहाँ तक होती है, 0.15 से लेकर के 1.5% तक क्या होता है, कार्बन इसमें होता है। ये सब लोग जान ही रहे होंगे, जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया गया है। तो जो जो मृदु इस्पात होता है इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डक्टाइल होता है, यानी कि क्या होता है, तन्य होता है। इसको जब हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, ये इसमें तन्यता का गुण काफ़ी अच्छा होता है। और जितने भी डक्टाइल मटेरियल रहेंगे, जितने भी मटेरियल डक्टाइल रहेंगे उसी में सिर्फ ये पूरे रीजन बन पाएंगे। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ये पूरा ग्राफ जो है वो सिर्फ माइल्ड स्टील में ही क्या है, संभव है। कॉपर भी क्या होता है हमारा, मृदु होता है, यानी कि डक्टाइल होता है, यानी कि तन्य होता है। लेकिन माइल्ड स्टील जो है हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इसलिए जो है हम लोग मृदु इस्पात को पढ़ रहे हैं। तो मृदु इस्पात, अब जैसे कास्ट आयरन के यहीं पे बात करें तो कास्ट आयरन का जो ग्राफ रहेगा वो कुछ यहाँ तक जाएगा, बस हो गया। रबर की बात करेंगे तो रबर का उल्टा बनता है। कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल यानी कि सबसे ज़्यादा तन्य कौन सा पदार्थ है, तो आप लोग रबर पे टिक करके मत आइएगा, क्योंकि रबर का जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो आरेख बनता है वो ऐसा बनता है, अपोजिट बनता है। वहीं पे माइल्ड स्टील का जो होता है वो सबसे बड़ा आरेख बनता है। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे सबसे ज़्यादा तन्य यानी कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा मटेरियल है, तो वो मृदु इस्पात है यानी कि माइल्ड स्टील है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे इस ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे, इस ग्राफ को समझेंगे। इस ग्राफ में जो हमने बी सी डी ई एफ ये सारी चीज़ें डिनोट की हैं इनका मतलब क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो मृदु इस्पात है इसको हम लोग जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास ये मार्कर क्या है, पूरे माइल्ड स्टील की एक रॉड है, ठीक है। इसको आप लोग खींचते हैं, कोई भी मटेरियल है, ये क्या है, पूरा माइल्ड स्टील का यानी कि मृदु इस्पात का है। इसको जब हम लोग खींचेंगे, ठीक है, पूरा वही ग्राफ आपको बता रहे हैं हम। जैसे इसको हम खींचेंगे, जैसे ही हम लोग इसको खींचेंगे तो कुछ दूर तक क्या होगा, ये बड़ा होगा, यानी कि इतना लंबा हो जाएगा, ऐसे हम लोग मानते हैं, ठीक है, इतना लंबा हुआ, ठीक है। तो
कुछ रीजन तक ऐसा रहेगा कि इसके बाद हम लोग छोड़ेंगे तो ये वापस इतने समय पे आ जाएगा। होता है ना, जैसे मान के चलिए कि कोई भी आपकी जो बॉल होती है वो क्या होती है, उसको आप थोड़ा सा दबाइए तो उसके बाद छोड़ देते हैं तो उसी अवस्था में फिर से चली जाती है। लेकिन उसी बॉल को अगर आप बहुत ज़्यादा चिपका देते हैं, कोई भी मटेरियल है, बहुत ज़्यादा उसको फोर्सफुली क्या कर देते हैं, उसमें बल लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको फैला देते हैं, तो उस समय के बाद क्या करती है, वो नहीं आ पाती है। तो एक अवस्था तो मृदु इस्पात की ये रहेगी कि जहाँ तक उसको खींचेंगे उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर से वापस आ जाएगा। तो वहीं तक वाली अवस्था हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो इसलिए बी को क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। इलास्टिक लिमिट यानी कि प्रत्यास्थ सीमा, प्रत्यास्थ सीमा यानी कि इस लिमिट तक जैसे जैसे हम लोग देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, यानी कि ऊपर की ओर भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे इधर भी बढ़ रहा है ना, ये लोग आप ध्यान दे रहे होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट पे तो ये ग्राफ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ग्राफ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक ला करके हम किसी भी माइल्ड स्टील के मटेरियल को यानी कि पिंड को या मार्कर को, रॉड को छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से अपनी अवस्था में आ जाएगा। यानी कि रिगेन टू ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल अवस्था में क्या हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा। कहाँ तक, प्रत्यास्था सीमा तक। प्रत्यास्था सीमा के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे हमने मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, तो वहाँ से चीज़ें जो है आपको क्लियर होंगी। उसके बाद सी डैश क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट यानी कि उच्च यील्ड बिंदु। ये आपसे ग्राफ बना के पूछा जा सकता है कि ये कौन सी जो है स्थित होती है। उसके बाद सी क्या होता है, निम्न यील्ड बिंदु। अब ये यील्ड क्या है, यील्ड का मतलब ये होता है कि जैसे किसी मटेरियल को आप खींचते हैं ना, तो खींचने के बाद क्या होता है कि एक अवस्था होती है, जैसे यहाँ तक आई है, मतलब यहाँ तक आने के बाद इसको छोड़ देंगे तो ये अपनी अवस्था में आ जाएगी। लेकिन कुछ रीजन यहाँ तक होता है कि इस रीजन में जाने के बाद, इस रीजन को अगर हम लोग क्रॉस कर गए तो हमारी बॉडी जो है वो आगे नहीं आ पाएगी, लौट नहीं पाएगी। तो इस बीच वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं, यील्डिंग पॉइंट, यील्डिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई इलास्टिक लिमिट यानी कि प्रत्यास्था सीमा, ये पूरी कहलाएगी, और ये इलास्टिक बिंदु कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो डी होता है ये स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट पॉइंट होता है, यानी कि स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट पॉइंट। ये जो पूरा रीजन होता है ये वाला, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। इस वाले रीजन को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेन हार्डनिंग। सबसे ज़्यादा जो है अपनी हार्डनेस जो दिखाता है मटेरियल वो इसी रीजन में दिखाता है। अब ये ई क्या है, ये जो ई है यही आपका अगला टॉपिक है पढ़ने वाला, जो आगे आपको पढ़ना है वो क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस है ये, अल्टीमेट स्ट्रेस यानी कि चरम प्रतिबल। इस ई वाले जोन को क्या बोलते हैं, चरम प्रतिबल। अब इस चरम प्रतिबल का मतलब क्या होता है, चरम प्रतिबल, चरम प्रतिबल का मतलब ये होता है कि कोई मटेरियल है उसको आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। एक अवस्था ऐसी आएगी, जैसे मान चलिए कि आप क्या है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है कि ये काम करो ये काम करो, तो आप उसको सुन रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी जब आपके दिमाग में स्ट्रेस जो है वो पूरी तरह से भर जाएगा और आपका दिमाग क्या कहेगा कि जवाब दे देगा कि भाई अब बस बहुत हो गया, हद हो गई।
तो बस किसी चीज़ की जो हद होती है, यानी कि स्ट्रेस की हद है ये, इस सरहद पर पहुंचने के बाद स्ट्रेस क्या करता है, अपनी अवस्था खो देता है और यहाँ से क्या चालू हो जाता है, विकृति चालू हो जाती है पूरी तरह से, और वो वापस आने के लिए जो है समर्थ नहीं होती है, वापस आने में क्या होती है, असमर्थ होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेकिंग रीजन बोलते हैं। इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं, नेकिंग रीजन, नेकिंग जोन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान चलिए ये आपकी बॉडी है, इसको आप खींच रहे हैं, तो कोई भी मटेरियल जब आप खींचते हैं ना, बहुत ज़्यादा आप खींच के बड़ा करेंगे, जैसे आप छोटा सा रबड़ होता है, जो रबड़ की जाती है, जो बांधने के लिए, कभी आप बाइक वाइक में कोई सामान आप लेके जाते होंगे बांध के मार्केट कहीं पे, या फिर आप आटा चक्की के पास जाते हैं, अपना जो गेहूं होता है उसको आटा लेने के लिए, कोई भी सामान आप जाते हैं, साइकिल में जो पीछे बांध के जाते हैं, जो ट्यूब आती है, रबड़ आती है, उस रबड़ को आप जब बहुत तेज़ी से खींचते हैं तो क्या होता है, पतला होना स्टार्ट हो जाता है ना, जब खींचते हैं आप तो पतला होता है। तो वही पतला होने वाला रीजन क्या कहलाता है, नेकिंग रीजन कहलाता है। उसी प्रकार जो स्टील होता है ना, स्टील को जब हम लोग खींचते हैं तो जब वो टूटने वाला होता है, जब उसको बहुत ज़्यादा खींच देते हैं ना, तो वो कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा, ऐसा, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, वो पतला होने लगता है, और यहीं से क्या होता है, वो टूट जाता है, यहीं से क्या होता है, टूट जाता है। तो इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेकिंग रीजन बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, नेकिंग रीजन हो गया। फिर एक पॉइंट आएगा, इसको हम और खींचते जाएंगे और खींचते जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, और वही ये रीजन दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर यानी कि फेलियर पॉइंट, फेलियर पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है अभी शायद एक बार में समझ में नहीं आई होंगी, जिनको हम थोड़ा सा स्पीड में इसको फिर से समझाते हैं। तो कोई स्टील का जो है आपके पास बॉडी है, कोई स्टील की आपके पास प्लेट है, उसको आप खींचना स्टार्ट करते हैं। तो इस ग्राफ के माध्यम से आप समझेंगे, कोई स्टील है, इतनी बड़ी स्टील है, उसको आपने खींचना शुरू किया, जब तक यहाँ तक स्टील आएगी, यहाँ तक स्टील आएगी, तो यहाँ तक स्टील क्या कहलाएगी, ये इलास्टिक लिमिट है। क्या है ये, प्रत्यास्थता सीमा है, प्रत्यास्थता सीमा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये यील्डिंग पॉइंट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, लोअर यील्डिंग, यानी कि निम्न यील्ड, और ये क्या हो जाएगा, उच्च यील्ड बिंदु, बिंदु। उसके बाद जैसे ही इसको हम लोग और खींच देंगे, थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे, तो इसमें क्या शुरू हो जाएगा, स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू हो जाएगा। उस समय मटेरियल जो है अपनी सबसे ज़्यादा हार्डनेस दिखाता है, यानी कि मटेरियल बोलता है कि भाई बस करो, अब मत खींचो। यानी कि उस समय मटेरियल अपने आप को बहुत तेज़ी से उसके मॉलिक्यूल जकड़ने की कोशिश करते हैं, और उसके खींचे जाने का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो उसके बाद भी अगर हम लोग खींचते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो जोन स्ट्रेन हार्डनिंग कहलाती है। तो ये ब्लैक वाला क्या रहेगा, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन रहेगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कहलाएगा, स्ट्रेन हार्डनिंग कहलाएगा। उसका जो ई होता है वो क्या होता है, चरम प्रतिबल, जो आपका अगला टॉपिक है। तो चरम प्रतिबल क्या होता है, चरम प्रतिबल यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस, या इसी को क्या बोलते हैं, चरम सामर्थ्य, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ऐसी स्ट्रेंथ जहाँ पे स्ट्रेस जो होता है वो बोल दे कि भाई बस अब हद है, इसके बाद, यानी कि यहाँ तक जो स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम काम करता है, स्ट्रेस यहीं तक काम करता है। स्ट्रेस के अगर आप लोग ग्राफ से समझें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो यहीं तक है। ये देखिए, क्या कोई और बिंदु जो है इस पॉइंट से ऊपर पहुंचा है? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो है मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ तक काम करेगा? ये चरम प्रतिबल यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस तक क्या काम करेगा? हमारा चरम प्रतिबल काम करेगा, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा यहीं तक काम करेगा। उसके बाद जो फ्रैक्चर होता है, तो फ्रैक्चर में आप देखेंगे तो फ्रैक्चर वाला भी यहीं तक पहुंच रहा है, इलास्टिक लिमिट वाला भी यहीं तक पहुंच रहा है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो हमारा डेवलप होता है वो कहाँ पे डेवलप होता है? चरम प्रतिबल यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस स्ट्रेंथ पर जो है वो डेवलप होता है। उसके बाद अब जैसे ही हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी कि हद पार कर देंगे स्ट्रेस की, उसके बाद क्या हो जाएगा? बॉडी में नेकिंग रीजन शुरू हो जाएगा, यानी कि बॉडी जो है वो पतला होना शुरू हो जाएगी और बॉडी क्या कर जाएगी? वहीं से ब्रेक कर जाएगी लास्ट में। तो यहीं पे एक क्या पॉइंट बनता है? फ्रैक्चर पॉइंट बनता है, यानी कि फेलर पॉइंट बन जाता है। यहीं पे क्या हो जाता है? हमारा टूट जाता है स्टील का बार, स्टील की जो होती है बार या छड़ जो भी आप लेते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आई होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है? स्ट्रेस स्ट्रेन अच्छे से पढ़ना है। स्ट्रेस स्ट्रेन के बाद उनके संबंध को जानना है। उसके बाद ये माइल्ड स्टील के चीज़ों को आप समझेंगे। जो हमने आपको बताया था, इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, वो क्लास आप देखने के बाद यहाँ आएंगे तब फिर ये पूरा जो है कंप्लीट होगा। इसके साथ में जो है, इसी के साथ में हमको वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए थी, हालांकि हमने वहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर दी थी, लेकिन इसको जो है आप उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो चीज़ें जो है आपकी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। अब जो है हम यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर ले। कुछ आप के चित्र जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जब स्ट्रेस स्ट्रेन आपके सिलेबस में दिया ही है तो उसको भी कर लिया जाए। ये क्या होता है? लीनियर इलास्टिक, यानी कि रैखिक प्रत्यास्थ प्रत्यास्थता। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक। ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया। उसके बाद ये क्या होता है? स्ट्रेस स्ट्रेन। इसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक। तो ये कुछ जो है जोन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हमने आपको रेशियो बता ही दिया। उसके साथ साथ एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जब भी आपसे पूछे तो ये किसका किसका रेशियो होता है? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। हिंदी में लिख देते हैं, शियर स्ट्रेस बटा शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन यानी कि कर्तन प्रतिबल बता कर्तन विकृति, यानी कि कर्तन प्रतिबल बटे कर्तन विकृति, कर्तन विकृति। तो इतनी चीज़ें जो है आपकी यहाँ तक क्लियर होती हैं। इसके बाद जब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तब तक आपके जो है वो क्लियर नहीं होंगे। तो आशा करते हैं कि ये जो चीज़ें हमने आज आपको बताई हैं, बेसिकली थोड़ा सा जल्दी है, हमने यहाँ पे परिभाषाएं लिखवाने की कोशिश नहीं की, चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो आशा आपसे यही है कि आप लोग जो हम यहाँ पे बता रहे हैं उसकी नोट्स प्रॉपर तैयार करेंगे, जो बोल रहे हैं उसको 2 से 3 बार सुनेंगे, और वीडियो को आप लोग 1.12 या फिर 1.25 जो भी यूट्यूब के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है स्पीड, उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे देखिएगा 2 से 3 बार, जिससे चीज़ें क्या हैं आपकी याद हो जाएं, चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएं। बाकी आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिक जो है आपके थ्योरी जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी जो लोग वीडियो पे हमारे पहली बार विजिट किए हैं चैनल पे, तो वो लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और वेल्डर वालों की क्लास जो है वो आगे अपलोड हो जाएंगी। और जो आपकी अगली क्लास रहेगी, वो अगली क्लास हम लोग किसी दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। धन्यवाद।